नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री महोदय इस समय यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पे गए हुए हैं। पोलैंड जाने वाले 45 साल में वो पहले प्रधानमंत्री हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राओं को लेकर बहुत कुछ कहा सुना लिखा जा चुका है। एक आंकड़ा ये बताता है कि 2014 के बाद वो 70 यात्राएं कर चुके हैं और इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं। 2-4 महीने अगर विदेश ना जाएं तो उनको दिक्कत होने लगती है। लोकसभा चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी टाइम में वो लगातार विदेशों के दौरे करते रहते हैं। एक वक्त था जब अमेरिका ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था, गुजरात में जो कुछ घटना हुई थी, लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो कौन इनकार कर सकता है और दुनिया के सारे देशों में वो घूमते रहते हैं। तो अभी वो पोलैंड गए हुए हैं और यूक्रेन गए हुए हैं। अब क्या करने गए हैं ये तो उनको ही पता होगा। रूस गए थे वो, और रूस जाने के बाद जब उन्होंने वहां के राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था, वहां से अपने लंबे संबंधों की बात की थी, तो अमेरिका को बहुत बुरा लगा था। हालांकि अमेरिका को बुरा लगना नहीं चाहिए, वो भी तो चीन जाता रहता है, बाकी सारे देशों में जाता रहता है। हर देश अपना भला सोचता है और उसी के हिसाब से रिश्ते बनाता है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि सारी दुनिया सीधे सीधे दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ आप कह सकते हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है और इस तरह की ताकतें हैं। और दूसरी तरफ एक नया त्रिकोण बन रहा है जो मैं बार बार फलस्तीन वाले अपने वीडियोस में बहुत डिटेल में बताता रहता हूं, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। अगर आप देखेंगे तो बेलारूस वहां पे आया हुआ है। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो रशिया और चाइना के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया जब दो हिस्सों में बटी हुई है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि रूस ने धमकियां दी हैं कि अगर नाटो यहां पर आएगा तो परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। उधर ईरान के साथ इजराइल की लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। लेबनान तो लगभग लड़ाई जैसी स्थिति में है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं तो ये इंप्रेशन बनना बहुत सहज है कि भारत अमेरिका वाले ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। हालांकि मजेदार बात यह है कि जो सुरक्षा कारण है, उस सुरक्षा कारणों की वजह से पोलैंड से जो वो यूक्रेन जाएंगे वो ट्रेन से जाएंगे, वो प्लेन से नहीं जाएंगे। यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में झूठा दावा किया गया कि एक फोन करके उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन फाइनली जब अपनी बारी आई तो युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि प्लेन से जाने में खतरा है। दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं। तो यूक्रेन जाने के पीछे उनका मकसद क्या है, फिलहाल यह बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तय है कि यूक्रेन जाने के बाद रशिया के साथ उनके रिश्ते खराब होने वाले हैं। यह पक्के तौर पे तय है, क्योंकि जिस तरह का युद्ध इस समय चल रहा है उस तरह के युद्ध में सीधे सीधे दुनिया दो हिस्से में बटी हुई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी संबंध बनाने से ज्यादा संबंध बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं। 11 साल पहले उन्होंने जो विदेश नीति अपनी शुरू की थी, भाग के पाकिस्तान पहुंच गए थे और नारा दिया था नेबरहुड फर्स्ट, यानी सबसे पहले पड़ोसी से दोस्ती करेंगे। हालत यह है कि पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के लिए, साझेदारी के लिए जो सार्क बना था, उस सार्क का अब अता पता नहीं है, उस सार्क का अब सत्यानाश हो चुका है। अड़ोसी पड़ोसी देशों से जो हमारे रिश्ते हैं वो इतने खराब हो चुके हैं जो पहले कभी नहीं थे। पाकिस्तान को जाने दीजिए, पाकिस्तान को तो आप अपना आर्च राइवल मानते हैं, तो चलो पाकिस्तान के साथ दोस्ती आपने बहुत कोशिश की, आप पहुंच गए बर्थडे का विश करने के लिए, उनकी मां के लिए साड़ी वाड़ी लेके गए, लेकिन वो दोस्ती कुछ खास आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान के साथ जो स्थिति है वो आप जानते हैं। लेकिन बाकी देशों के साथ हमारे ठीक ठाक संबंध थे। आज कंडीशन यह है कि अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं सबके साथ हमारे रिश्ते लगभग पूरी तरह खराब हो चुके हैं। फिलहाल उनको बनने का भी कोई मामला दिख नहीं रहा। जैसे नेपाल की बात कर लें, अब नेपाल छोटा सा देश है, हमेशा भारत उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट करता रहा, नेपाल की मदद करता रहा और नेपाल से हमारे रिश्ते बहुत दोस्ताना बने रहे। मैं जिस इलाके का हूं वहां से 90-100 किलोमीटर नेपाल की सीमा पड़ती है। जब हम लोग गोरखपुर में पढ़ते थे तो कभी भी उठते थे और नेपाल चले जाते थे, वहां से कुछ सामान वामान खरीद के लौट के आ जाते थे। वीजा की जरूरत नहीं थी, अब भी वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते बहुत शानदार थे। आज कंडीशन यह है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनको कट्टर भारत विरोधी माना जाता है। नेपाल के अंदर लगातार भारत के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जब नेपाल में नया संविधान लागू किया गया था और भारत सरकार ने घोषणा तो नहीं की थी, लेकिन लगभग आर्थिक नाकेबंदी जैसी स्थिति पैदा कर दी थी, तो वहां के नागरिक जो हैं भारत विरोधी
अभियानों में और प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, यानी वहां पर खुलेआम एंटी इंडिया प्रदर्शन हुए थे। यह बात मैं कर रहा हूं नेपाल की। आज नेपाल चाइना के ज्यादा करीब है और भारत से लगातार दूर होता जा रहा है। हमें नरेंद्र मोदी जी को जरूर शुक्रिया कहना चाहिए कि उनकी सरकार में यह महान काम हुआ कि जो नेपाल हमारे करीब था वो हमसे दूर होता चला गया। बगल के देश की बात कर लेते हैं। बगल में भूटान है। भूटान भी बड़ा छोटा सा प्यारा सा देश है। भूटान के राजा के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। ज्यादातर जो भूटानी रॉयल फैमिलीज या भूटान में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन्होंने भारत की यूनिवर्सिटी से शुरू में पढ़ाई की, फिर विदेश वगैरह जाते हैं, तो भूटान से हमारा रिश्ता एक बिल्कुल प्यारे से पड़ोसी की तरह रहा। आज कंडीशन यह है कि उस भूटान के साथ भी हमारे रिश्तों का सत्यानाश हो चुका है। आज कंडीशन यह है कि भूटान चीन के साथ सीधी बातचीत कर रहा है सीमा के सवाल को लेकर। आज कंडीशन यह है कि भूटान भी हमारा वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा दोस्त कभी हुआ करता था। थोड़ा नीचे आ जाएं, बांग्लादेश। 1.5 दशक तक वहां पर शेख हसीना थी जिनके साथ भारत के दोस्ताना संबंध थे, भारत के साथ अच्छे संबंध थे। आज कंडीशन यह है कि शेख हसीना सत्ता से बाहर आ चुकी हैं और जो नई सरकार आई है उसकी भारत के प्रति क्या नीति है वो आप बहुत कायदे से समझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीएसएफ के लोग जो थे, बॉर्डर फोर्सेस के लोग जो थे, वो लोग नाव से कुछ वहां पे निगरानी कर रहे थे, उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो खबर आई थी, लेकिन हमारी गोदी मीडिया ऐसे खबरों की कोई चिंता नहीं करती। ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पे मंदिरों को तोड़ा गया है, वहां पे हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया गया है, और ये सारी खबरों के बावजूद हमारे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बयान जारी कर पाए। नई सरकार के साथ कैसे रिश्ते होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि शेख हसीना वाजेद को भारत का करीबी माना जाता था, उनके जो खिलाफ लोग थे वो सत्ता में आए हैं, तो बहुत क्लियर है कि बांग्लादेश में जो पहले एक माहौल था वो माहौल नहीं रहेगा और बांग्लादेश से भी आपका रिश्ता खत्म होगा। बांग्लादेश में अदानी जी को बड़े प्रोजेक्ट वगैरह दिलाए गए थे, अब वो सारे प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए हैं। बांग्लादेश में चाइना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। चाइना के साथ रिश्ते बांग्लादेश के लगातार बेहतर पहले भी हुए हैं और आगे भी उम्मीद है कि वो रिश्ते बेहतर होंगे। और नीचे आ जाइए, मालदीव पड़ता है जरा सा देश। मालदीव की स्थिति यह थी कि वहां पर जब विद्रोह हुआ था, वहां पर जब सत्ता पलटने की कोशिश की गई थी, तो राजीव गांधी जी ने भारत से सेना भेजी थी रातों रात और सत्ता परिवर्तन होने से, सत्ता के पलटने से बचाया था। और उसका एहसान मालदीव इतना मानता था कि मालदीव में जो भी राष्ट्रपति चुना जाता था वो अपनी पहली विदेश यात्रा में दिल्ली आता था। यह रिश्ता था मालदीव के साथ हमारा। आज कंडीशन यह है कि वहां जो राष्ट्रपति हैं मुइजू साहब, उनकी पार्टी ने तो एंटी इंडिया कैंपेन पर ही, इंडिया बाहर जाओ इंडिया आउट कैंपेन पर ही पूरा चुनाव लड़ा। और जब वो चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन गए तो भारत आने की बात तो छोड़ दीजिए, पहले पहले उन्होंने जो भारतीय सैनिक वहां पर थे थोड़े से, उनको वहां से निकालने की बात की। उनको कहा कि भारत चले जाओ और भारत सरकार ने बिना किसी ना नुकर के उनको वापस बुला लिया। उस समय बड़ा तमाशा चला था, मालदीव का बायकाट करेंगे। एक कंपनी जो एयर टिकट बुक करती है उसने कहा कि हम मालदीव के टिकट बुक नहीं करेंगे। ये सारा तमाशा चला, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका फायदा कोई नहीं मिला और मालदीव के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए। मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी जगह पर है कि वहां अगर हमारी सेना और हमारे रडार्स वगैरह थे तो हमारी सिक्योरिटी को बहुत फायदा था, वहां से बहुत सारी चीजों पर हम नजर रख सकते थे। अब उन सारी जगहों पे चीन है, हम नहीं है, हमें बाहर कर दिया गया है। और मालदीव के साथ जो रिश्ते हैं वो आप समझ रहे हैं कैसे हो गए। बचा बचाया लंका। अब लंका के साथ तो आपके पौराणिक रिश्ते हैं, लेकिन लंका की भी स्थिति यह है कि जब वो आर्थिक रूप से बैंकरप्ट हो गया, चाइना ने पूरी उसकी सहायता की है, चाइना उसको रीबिल्ड कर रहा है और आज लंका हमारे नहीं चाइना के करीब है। यानी इधर पाकिस्तान को ले लीजिए आप, इधर आप भूटान को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, उसके नीचे आप लंका को ले लीजिए, मालदीव को ले लीजिए। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, एक भी देश ऐसा नहीं है जिससे हमारे रिश्ते अच्छे हों। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, है तो चाइना भी हमारा पड़ोसी देश। चाइना लगातार आपकी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। जयशंकर साहब कहते हैं चाइना बड़ा देश है, उनका मार्केट बड़ा है, हम उनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ये कुल मिला जुला के हमारे नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है। पाकिस्तान को तो छोड़ ही देते हैं, अफगानिस्तान के साथ कैसा रिश्ता है आप जानते हैं। अरबों रुपए वहां लगे हुए हैं भारत के अलग अलग योजनाओं में, उनका कोई भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। और अफगानिस्तान के साथ अभी तक फिलहाल कोई कूटनीतिक रिश्ता हम नहीं रख पाए हैं। हालांकि अफगानिस्तान अपने देश में क्रिकेट के डेवलपमेंट वगैरह के लिए भारत को लगातार शुक्रिया कहता रहता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये रिश्ते खराब हुए क्यों?
रिश्ते खराब होने के पीछे जितनी विदेश नीति जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार हैं दो फैक्टर्स। पहला तो हर रिश्ते में मोदी जी को अडानी जी का फायदा उठाना है, अडानी जी का फायदा पहुंचाना है। बेसिकली लंका के बारे में जानते हैं आप, वहां के मंत्री ने संसद में कहा था, बाद में वापस ले लिया, कि मोदी जी ने दबाव डाला था कि ये जो योजना है, ये जो परियोजना है, ये परियोजना अडानी को दिया जाए। शेख हसीना बांग्लादेश के बारे में आप जानते ही हैं कि वहां अडानी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। तो पहला मामला तो यह है, लेकिन दूसरा और उससे बड़ा मामला है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अपने आप को हिंदू पार्टी के रूप में पेश करते हैं, जिस तरह से लगातार अपने देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। अभी कल वो रिपोर्ट आई थी जिसकी चर्चा थी, जिसमें कहा गया था कि इन्होंने जो भाषण दिए थे उसमें ज्यादातर जो भाषण थे वो मुस्लिम हेट फैलाने वाले थे, वो हेट स्पीच के तहत आते हैं, और उनके चलते देश के अंदर लिंचिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी मिली। तो सीधा मामला है कि जब आप मुसलमानों पर लगातार हमला करेंगे, जब भारत को एक सेक्युलर की जगह हिंदू राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे, जब आपका पूरा आईटी सेल 24 घंटे सिर्फ मुसलमानों को गाली देने और ट्रोलिंग करने पर लगा रहेगा, जब आपके यहां सुल्ली बुल्ली डील जैसी चीजें होंगी, तो बांग्लादेश जैसा जो मुस्लिम बहुल देश है, मालदीव जैसा जो मुस्लिम बहुल देश है, उसके अंदर क्या इमेज जाएगी, वहां के लोग क्या समझेंगे आपको। जब आप नेपाल को हमेशा छोटा भाई कहेंगे, बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तो आज नहीं कल नेपाल में नाराजगी होगी। जब भूटान की सिक्योरिटी का जिम्मा आपके पास है, इसके बावजूद आप भूटान से अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं करेंगे, तो भूटान एक मजबूत देश के पास जाएगा, और वो मजबूत देश चाइना है। साथ में आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका है। आप जाके पोलैंड में बड़ी बड़ी बातें कीजिए कि इतने 150 मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। वो कौन लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं पिछले 11 साल में, ये तो कोई नहीं जानता। आंकड़े मोदी जी लगातार देते रहते हैं, आप कितना भी कहिए, आपके आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि श्रीलंका में या बांग्लादेश में या भूटान में या नेपाल में जो उनकी आर्थिक जरूरत है, जो उनको कई बार सहायता की जरूरत होती है, वो आप पूरी नहीं कर सकते। चाइना एक मजबूत देश बनकर उभरा है, उसके पास जबरदस्त पैसा है, वो मिडिल ईस्ट में पैसा लगा रहा है, वो बांग्लादेश में पैसा लगा रहा है, वो मालदीव में पैसा लगा रहा है, वो भूटान में पैसा लगा रहा है, वो श्रीलंका में पैसा लगा रहा है, पाकिस्तान में तो लगा ही रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहां से सुरक्षा और सुविधा मिलेगी, देश वहीं जाएंगे। आप 11 साल में यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि आपके साथ दोस्ती करने में उनको कोई फायदा है। हाँ, एक चीज आपको आती है, हर चीज को राजनीति बना देना आपको आता है, हर चीज को पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना आपको आता है। पोलैंड आप गए, पोलैंड आपने कहा कि 45 साल बाद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो आया हूं, सारे अच्छे काम, बहुत सारे अच्छे काम मेरे हाथ से लिखे। मतलब किसी विदेश में चला जाना कोई अच्छा काम है? पोलैंड जाके आप पोलैंड पे एहसान कर रहे हैं या हिंदुस्तान के ऊपर एहसान कर रहे हैं? मुरारजी भाई गए थे तो उन्होंने कोई एहसान कर दिया था, या उसके पहले जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी गए थे तो कोई एहसान कर दिया था? जब आपको हर दूसरे महीने कहीं घूमने जाना है, किसी ऐसे देशों में भी जाना है जिनका नाम कोई नहीं जानता, जहां आप क्यों जाते हैं और उन विदेश यात्राओं से क्या भारत को फायदा मिलता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप चाहे पोलैंड जाएं चाहे न्यूजीलैंड जाएं, फर्क क्या पड़ता है? और पोलैंड जाके आप महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, मराठी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। जी, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि पोलैंड में भी जाकर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति करने की कोशिश की। दरअसल हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पोलैंड उन देशों में था जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। पहले हिटलर और स्टालिन के बीच में समझौता हुआ, पोलैंड को आधा आधा बांट लिया गया। अपने इलाके में हिटलर ने जबरदस्त तानाशाही चलाई और अपने इलाके में स्टालिन ने भी वही किया। अब जब हिटलर की तानाशाही चली तो वहां से बहुत सारे लोग भाग के दूसरे मुल्कों में गए शरण के लिए, और ऐसे ही एक ग्रुप को शरण दिया था कोल्हापुर के तत्कालीन महाराज ने, और उनकी स्मृति में वहां पर एक फलक लगा है। अब इस पर आप राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस समय नाजीवाद से बहुत पीड़ित थे पोलैंड के लोग, शिवाजी महाराज के वंशज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के महाराज ने उनको शरण दिया था, और उसके बाद बाकी सारे अपने यहां सीए बना बनाकर जो रह रहे हैं उनको निकालने की साजिश कर रहे थे। वो तो इस बार बहुमत नहीं आया, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे, और आप विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आपके जो पुरखे थे गोलवरकर और सावरकर, वो तो हिटलर की तानाशाही की बड़ी तारीफ किया करते थे, वो तो हिटलर की बड़ी तारीफ करते थे, उन्हीं को आप पूजा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू शायद उस समय भारत के पहले बड़े नेता थे जिन्होंने सीधे सीधे हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही की मुखालिफत की थी, दोनों से मिलने से इंकार कर दिया था।
तो यहां देश के अंदर, यहां तक कि सुभाष बाबू का आप नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम नहीं लेते। सुभाष बाबू भी तो उस समय हिटलर के साथ ही थे, इस बात को आप कैसे भूल सकते हैं। जर्मनी में थे, हिटलर के साथ थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। तो अंदर रहेंगे तो हिटलर की तारीफ करेंगे, सावरकर की तारीफ करेंगे, वहां जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करके कहेंगे कि हमने पुलिस लोगों को शरण दी थी क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, तो मराठी में लिखेंगे और ये सारा नाटक करेंगे। ऐसे विदेश नीति होती है। जिसको छोटे से छोटे चुनाव का इतना ध्यान होता है, वो विदेश नीति क्या बनाएगा और विदेश में भला क्या करेगा। देखना है अभी यूक्रेन जाकर क्या करते हैं, यूक्रेन जाकर क्या बयान देते हैं। अभी ये खबर ये भी है कि अमेरिका जा रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वहां पर कुछ बड़े सौदे होने वाले हैं। अब इन सौदों में किसको किसको कितना कितना क्या क्या मिलेगा, क्योंकि पिछला जो राफेल हुआ था उसकी तो जांच ठीक से होने नहीं दी गई। अब ये जो सौदा होने वाला है इसमें किसको क्या मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो लगातार तेज होता जा रहा है, वैसे में हमारे मोदी जी का यूक्रेन जाने का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी था, या फिर इसका नुकसान ही होना है भारत को, ये सारी चीजें कुछ दिन में हमारे समझ में आएंगी। हां, इतना तो अभी समझ में आ रहा है कि विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का जितना काम मोदी जी ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। वहां जाकर मोदी जी कहते हैं कि वर्षों हमारी नीति सबसे दूरी बनाकर रखने की हुई। भैया, हमारी नीति थी नाम की, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी विश्व की जो दो बड़ी ताकतें थीं, दो महाशक्तियां थीं, जिनके बीच में शीत युद्ध चलता था, रशिया और अमेरिका, दोनों की गोद में बैठकर गोदी कंट्री बनने से नेहरू जी ने इंकार किया था। और तीसरी दुनिया के जो सारे देश थे उनको एक साथ इकट्ठा करके नाम बनाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था, जिसने पूरी दुनिया में भारत के सम्मान की वृद्धि की थी कि ना तो हम अमेरिका के चमचे हैं, ना हम रशिया के चमचे हैं, हमारी विदेश नीति इनसे आजाद है। और यही कारण है कि उस शीत युद्ध का वैसा नुकसान हमें नहीं हुआ जैसा बाकी मुल्कों को हुआ। अगर आपको नहीं पता है तो चुप रह जाइए। आखिर भारत से बाहर जाकर भारत की यह बदनामी करने में आपको क्या मिलता है, जबकि सारी दुनिया भारत की पुरानी विदेश नीति की तारीफ करती रही है, जहां बहुत बड़ी ताकत ना होने के बावजूद, चूंकि हम मोरल स्टैंड्स लेते थे, इसलिए हमारे नेताओं का हमेशा शानदार सम्मान, शानदार अगवानी होती रही है। वहां जाकर आप अपने देश को क्यों बदनाम कर रहे हैं, ये कम से कम मेरी समझ में नहीं आता है। देश के अंदर प्रचार कर लीजिए, देश के अंदर से बाहर जाकर भी आपको चुनाव प्रचार ही करना पड़े तो प्रधानमंत्री महोदय ये जान लीजिए कि सच में आपका समय बहुत खराब चल रहा है। एक के बाद एक फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, सारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं और आप विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने पे लगे हैं। ये विदेश नीति नहीं है। कौन सी नीति है ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।